वेलकम। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे बड़े एयरक्राफ्ट्स और ट्रेन्स को डीकार्बनाइज करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल की बात तो बहुत होती है, पर इसके पीछे के असल इंजीनियरिंग चैलेंजेस क्या हैं और उनके माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशंस क्या निकल कर आ रहे हैं, आज हम यही डीकोड करेंगे। ब्राइस एनर्जी सर्विसेज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट है। सोचिए, हाइड्रोजन इस यूनिवर्स का सबसे हल्का एलिमेंट है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए हमें और भी बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के नेट जीरो सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। काफी हैरान करने वाली बात है, राइट? तो सच्चाई ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर देगी। इस एक्सप्लेनर में हम फ्यूल डेंसिटी की फिजिक्स, इन मैसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कटिंग एज थर्मोडायनामिक्स और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाले इसके असर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द हाइड्रोजन पैराडॉक्स की। देखिए, हाइड्रोजन को एक जीरो एमिशन फ्यूल के रूप में बहुत हाइप किया गया है और इसकी वजह भी सॉलिड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में फिजिक्स के बेसिक नियम इसके प्रैक्टिकल यूज पर बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर सिर्फ वेट को देखा जाए तो हाइड्रोजन सच में एक चैंपियन है। इसमें स्टैंडर्ड जेट ए फ्यूल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है, पर प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम में। ये जगह इतनी ज्यादा घेर लेता है कि स्पेस एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब सोचिए, हवाई जहाज जैसी चीज जहां वेट और वॉल्यूम का एक एक इंच ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, वहां ये एक मैसिव इंजीनियरिंग नाइटमेयर बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा बड़ा पॉइंट, द डेंसिटी डिलेमा। आखिर इस क्लीन फ्यूल को फिजिकली कितनी स्पेस चाहिए? जब हम इन अलग अलग फ्यूल्स की लोअर हीटिंग वैल्यू को वॉल्यूम के बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो नंबर्स पूरी कहानी साफ कर देते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन केरोसिन यानी जेट ए फ्यूल लिक्विड और कंप्रेस्ड हाइड्रोजन दोनों पर कंप्लीटली भारी पड़ता है। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यहां जो सबसे क्रूशियल आंकड़ा निकल कर आता है वो है 0.25। इसका सीधा सा मतलब है कि लिक्विड हाइड्रोजन प्रति लीटर जेट ए के मुकाबले सिर्फ 1/4 यानी रफली 25% एनर्जी ही डिलीवर कर पाता है। इसका रिजल्ट, एयरक्राफ्ट्स को बहुत ही विशाल टैंक्स की जरूरत पड़ेगी, जो ना सिर्फ पेलोड कैपेसिटी खा जाएंगे बल्कि एयरक्राफ्ट्स का स्ट्रक्चरल मास भी ड्रास्टिकली बढ़ा देंगे। अब इंजीनियर्स के पास ऑप्शंस क्या हैं? कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस प्लेन में इतनी ज्यादा जगह लेती है कि उसे प्रैक्टिकली यूज करना इम्पॉसिबल है, तो घूम फिर कर क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन ही एकमात्र रियलिस्टिक ऑप्शन बचता है। लेकिन इसे यूज करने के लिए इसको -253 डिग्री सेल्सियस पर एक्सट्रीम कोल्ड में रखना पड़ता है, और इस वजह से हैवी इंसुलेशन और बॉयल ऑफ गैस को सेफली मैनेज करने के एकदम नए कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि फ्यूल सेफली ऑन बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या? जब उस फ्यूल को पावर में कन्वर्ट किया जाता है तो एक और बड़ा इंजीनियरिंग बॉटलनेक सामने आता है, और वो है हीट। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में लगे ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर तो डेफिनेटली बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये सेल्स लगातार काफी मात्रा में लो ग्रेड हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस गर्मी को कंटिन्यूअसली बाहर नहीं निकाला गया तो पूरा सिस्टम बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। इस हीट से निपटने के लिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये कूलिंग प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस हीट को निकालने के लिए जो मैसिव हीट एक्सचेंजेस और कूलिंग वेंट्स लगाए जाते हैं, वो एयरक्राफ्ट पर एरोडायनामिक ड्रैग क्रिएट करते हैं। फिर उस ड्रैग को ओवरकम करके स्पीड मेंटेन करने के लिए प्लेन को एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। ये तो एक विशियस सर्कल बन गया। तो इस विशियस सर्कल को तोड़ने और प्लेन को एक एरोडायनामिक नाइटमेयर बनने से रोकने के लिए इंटेलिजेंट एनर्जी के इंजीनियर्स ने एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इन सिस्टम्स को कूल करने का पूरा फंडामेंटल तरीका ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स लिक्विड कूल्ड प्लेट्स को हटाकर इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल किया। इस सिंपल और नए सिंगल प्लेट डिजाइन में लिक्विड वाटर सीधे सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। नतीजा, सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो जाता है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बच जाते हैं और किसी अलग ह्यूमिडिफायर की जरूरत भी नहीं पड़ती। काफी स्मार्ट मूव है। इस नए हाई टेम्परेचर या ECHT आर्किटेक्चर में एक 2 स्टेज कैथोड कंप्रेशर का यूज होता है। ये करता क्या है? ये इफेक्टिवली हीट एक्सचेंजर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को एफिशिएंट तरीके से बूस्ट कर देता है, और इसका असर सीधा नंबर्स पर दिखता है। इस नए आर्किटेक्चर से थर्मल इफेक्टिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेडिशनल लिक्विड कूल सिस्टम्स के मुकाबले हीट ट्रांसफर एरिया में सीधे 23% की कमी आती है।
एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए ये एक वर्चुअस साइकिल कैसे बनाता है। हीट एक्सचेंजर का साइज श्रिंक होने से एरोडायनेमिक ड्रैग कम हो जाता है। ड्रैग कम होने से एयरक्राफ्ट की पावर डिमांड अपने आप घट जाती है, जिससे अराउंड 5% फ्यूल की बचत होती है। और इस चेन रिएक्शन का फाइनल फायदा यह है कि अब प्लेन में छोटे हाइड्रोजन टैंक से भी आराम से काम चल जाएगा। ये तो हुई आसमान की बात, लेकिन डेंसिटी और कूलिंग को मैनेज करने की ये ब्रेक थ्रूज जमीन पर हैवी ट्रांसपोर्ट, स्पेशली ट्रेन्स को डीकार्बनाइज करने के लिए भी उतने ही वाइटल हैं। देखिए, सारी रेल लाइंस को ओवरहेड वायर्स से इलेक्ट्रीफाई करना सुनने में परफेक्ट लगता है, पर प्रैक्टिकली ये रिमोट और लंबे रास्तों पर एकदम असंभव है। सोचकर देखिए, जहां जर्मनी में 62% लाइंस इलेक्ट्रीफाइड हैं, वहीं यूएसए में ये 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि इन ओवरहेड वायर्स का इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग 3.6 मिलियन यूरोज पर किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है। तो ऐसे लंबे बिना बिजली वाले रूट्स के लिए सैक ग्रुप की रीसेंट स्टडी दिखाती है कि लिक्विड हाइड्रोजन एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव क्यों है। ये हैवी ड्यूटी रेल ट्रांसपोर्ट के लिए वो सुपीरियर एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करता है जिससे लंबा सफर तय किया जा सके। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए ना तो वो महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना ही उन विशाल भारी बैटरीज की। प्लस हाई प्रेशर गैस के कंपैरिजन में इसका स्टोरेज स्पेस भी काफी कम लगता है। और आखिर में आते हैं द रियलिटी ऑफ नेट जीरो पर। सच्चाई ये है कि चाहे हम हवा में उड़ते एक रीजनल एयरक्राफ्ट का ड्रैग कम कर रहे हों या अमेरिका में एक हैवी लोकोमोटिव चला रहे हों, अल्टीमेटली फ्यूल के फंडामेंटल फिजिक्स ही हमारी इंजीनियरिंग और डिजाइन को डिक्टेट करती है। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन रियलिटी में उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या नेट जीरो तक पहुंचना सिर्फ एक फ्यूल निकालकर दूसरा फ्यूल डाल देने तक सीमित है, या फिर इसके लिए हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन फिजिक्स और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से री इंजीनियर करना पड़ेगा? ये डेफिनेटली एक ऐसी सोच है जो हमें और हमारे फ्यूचर को डीपली शेप करेगी। इसे समझने के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।